सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास अतिथि हैं जिनका नाम है मान्य श्री S N साहू जी। मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। S N साहू जी ने वर्ष 1997 से वर्ष 2002 के बीच भारत के स्वर्गीय राष्ट्रपति माननीय श्री K R नारायणन जी के लिए विशेष अधिकारी और प्रेस सचिव के रूप में काम किया। और जुलाई 2004 से दिसंबर 2009 के बीच माननीय श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री रहते हुए PMO में निदेशक के रूप में कार्य किया। उन्होंने राज्यसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव सहित विभिन्न पदों पर संसद की सेवा की है। विभिन्न विषयों पर कई लेखों के लेखक हैं। उन्होंने महात्मा गांधी जी पर भी लेख लिखे हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी पर भी लेख लिखे हैं। और वैश्विक वार्मिंग यानी ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहें, ग्लोबल वार्मिंग, स्वास्थ्य, सतत विकास आदि जैसे समकालीन मुद्दों को संबोधित करने के लिए महात्मा गांधी जी के आदर्शों के स्थायी महत्व को सामने लेकर आए हैं। और ये सर मुझे आपके बारे में जानकारी मिली। और सबसे जो प्रमुख जानकारी मैं दर्शकों को देना चाहूंगा, ये तो बहुत औपचारिक थी, ये मैंने ट्रांसलेट करी इंग्लिश से हिंदी में, तो थोड़ी सी ऑटो ऑटो में डिफिकल्ट हो गई। पर दर्शकों को मैं सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा माननीय श्री S N साहू जी के लिए, कि कल ही मेरी उनसे जीवन में पहली बार बात हुई। और मैंने उनके सामने जो आज के इस कार्यक्रम का विषय है वो प्रश्न रखा और उनसे अनुरोध किया कि सर आप आइए और चैनल पर बताइए, क्योंकि मैंने उनका एक आर्टिकल पढ़ा दी वायर पर और बहुत ही अच्छा आर्टिकल था। और फिर मैंने देखा उनके बहुत सारे आर्टिकल हैं। अच्छा, ये सारी जानकारी भी मुझे 5 मिनट पहले सर के बारे में पता चली। उस आर्टिकल में थोड़ी सी जानकारी थी। तो मैं सभी दर्शकों से कहूंगा कि वे आभार करें माननीय श्री S N साहू जी का, कि वे एक जस्ट फोन पे आ गए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देश थैंक आपका यू थैंक कृतज्ञ रहेगा कि आप जैसे महानुभाव यदि एक फोन पे आके देश को राय देने के लिए, देश को सही मार्ग दिशा देने के लिए आते हैं, तो ये तो इस देश का सौभाग्य है। मैं आज के यू विषय पर थैंक यू आता हूँ। ये एक बहुत ही जटिल विषय है और बहुत बहुत मतलब बहुत विडंबना है कि इस विषय पर आकर भारत के अंदर इतनी यूनिवर्सिटीज हैं, इतने सारे स्कॉलर्स हैं, लेकिन आकर प्रखर रूप से आम जनता के लिए वो इस विषय पर बात ही नहीं करता, उनको सही रास्ता नहीं दिखाता। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारा देश है वो संवैधानिक नैतिकता को उसने अभी तक ठीक से अपनाया नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ठीक से अपनाया नहीं है। हमें स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी किस तरह से लोगों के अंदर जगाई जाए उस पर काम नहीं होता। और सबसे दुख की बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश को दिया, लोगों को पता नहीं है कि पहले 3 नौकरियां, सबसे पहले बड़ौदा के सचिव वो बने, आर्मी के सचिव, डिफेंस सेक्रेटरी बने, वो उन्होंने जॉब छोड़ी। उसके बाद वो एक जगह प्रोफेसर लगे लॉ कॉलेज में, वहां उन्होंने जॉब छोड़ी। फिर प्रिंसिपल लगे कॉलेज के, वहां छोड़ी। और पूरा देश के लिए और देश के सबसे पीड़ित वर्ग के लिए भी, महिलाओं के लिए, सबके लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया। लेकिन फिर भी उनके बारे में एक बात पकड़ के बोली जाती है कि उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो कि संविधान को जलाऊंगा। ये बात एक डिबेट, एक बहस का, राज्यसभा का विषय थी। लेकिन इस बात को पकड़कर एक तरफ तो उनके ऊपर भी प्रहार किया जाता है और एक तरफ संविधान के ऊपर भी प्रहार किया जाता है। तो इसलिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ताकि इससे हमारे देश के लोगों में संविधान के प्रति खास करके एक समझ पैदा हो और एक जागृति और उसका महत्व पैदा हो। तो माननीय श्री S N साहू जी, मैं अब आपको आपके ऊपर ही ये पूरा दामोदार रखता हूँ कि आप देश के लोगों को इस विषय पर सही जानकारी उपलब्ध कराएं। जी सर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे फ़ोन पे बात करके। आपने मैं तो आपको शुक्रिया अदा करने के लिए पहले ये दो बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मेरा आर्टिकल पढ़ के फेसबुक में आपका नंबर पोस्ट किया
और आपने आपका इच्छा प्रकट किया कि आप मुझे बात करना चाहते हैं, तो मैं इसीलिए फ़ोन मिलाया। मुझे सबसे बड़ा अच्छा लगा कि देखिए आप कितना सेंसिटिव है कि आइडियाज़, एक आर्टिकल पढ़ के जो आइडियाज़, जो धारणा, जो तथ्य उसमें था और उसमें है, उसके ऊपर इतना प्रभावित आपने हो गए। तो ये श्रेयस आपके आपके लिए है, से श्रेय आपको देना चाहता हूँ। और ये आम्बेडकर का जो आइडिया है कितना ज़बरदस्त है। और अभी जो भारत में अभी आम्बेडकर के ऊपर इतना चिंतन हो रहा है, इतना व्याख्या हो रहा है। और सिर्फ भारत नहीं, दुनिया में, लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में 2007 में 2 दिन डिस्कशन हुआ। हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट, अंबेडकर प्रिंसिपल्स, 2 दिन। अच्छा, इसके बाद 2011 में लंदन गार्डियन न्यूज़पेपर, उसमें एक एडिटोरियल आया अंबेडकर के ऊपर 2011 में। और उन्होंने, में इसका मतलब है अंबेडकर का जो प्रासंगिकता पूरा दुनिया के लिए ये दर्शाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स में 2007 में डिस्कशन हुआ, लंदन गार्डियन में एडिटोरियल लिखा गया। और एडिटोरियल में ये लिखा, उन्होंने लिखा था कि जो चीज़, जो आर्थिक सामाजिक विषमता समाज में जो दिखाई दे रहा है, उसमें जो अंबेडकर ने लिखा था कि अगर ये आर्थिक सामाजिक विषमता, असमानता दूर नहीं किया जाएगा तो हमारा डेमोक्रेसी गिर जाएगा। तो उन्होंने लंदन गाड़ी में लिखा, जो चीज अंबेडकर ने हिंदुस्तान की परिप्रेक्ष्य में लिखे थे वो चीज ब्रिटेन के परिप्रेक्ष्य में भी लागू है। तो अंबेडकर का जो सिग्निफिकेंस, उनका जो प्रासंगिकता सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, हिंदुस्तान के जो गरीब, निष्पेषित, जो शोषित वर्ग के सिर्फ लिए नहीं, ये पूरा दुनिया के हर एक समाज के लिए है। तो इस संदर्भ में तो मैं सोच रहा हूँ कि आपने मेरा आर्टिकल पढ़ के कांटेक्ट किया और प्रोग्राम भी बनाने के लिए कहा। मैं आपके पास शुक्रगुजार हूँ। और तो बहुत धन्यवाद है। तो अभी हम डिस्कशन कर सकते हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मिस्टर KR नारायणन जब राष्ट्रपति थे, मैं उनके पास काम करने के टाइम ही अंबेडकर का ओरिजिनल राइटिंग्स पढ़ना शुरू किया था। क्योंकि जब उन्होंने उपराष्ट्रपति थे, मैं उनके पास ज्वाइन किया, राज्यसभा चेयरमैन थे और मैं भी राज्यसभा में था। तो मेरा एक लेख पढ़ के उन्होंने खुशी जाहिर किया और उनके पास मेरा पोस्टिंग हो गया। तो मैंने जैसे ही उनका कमरा गया, जिस दिन मैंने पहला दिन मुझे पोस्टिंग हुआ, जैसे ही उनके कमरे गया, एक कमरे में दो तरफ पूरा किताब था, दोनों तरफ। मुझे लगा कि ये ऑफिस, उनका जो रेसिडेंशियल ऑफिस है, मुझे लगा कि रेसिडेंशियल ऑफिस से एक इम्प्रेशन मिलता है कि ये लाइब्रेरी है। और वो जो कमरे का जो बीच में एक कोने पे उनका सीट है, और आगे 3 जो है पिक्चर, फोटोग्राफ्स है, बड़े बड़े फोटोग्राफ। बीच में था महात्मा गांधी का, लेफ्ट में था जवाहरलाल नेहरू का, और राइट में था BR अम्बेडकर। सो उनका ऑफिस में गांधी, नेहरू, अम्बेडकर। और उन्होंने भी बड़ा, एक सेंटेंस में उन्होंने एक आर्टिकल 1987 में उन्होंने लिखा था, ये गांधी, नेहरू, अम्बेडकर का जो चिंताधारा है, सोच है, एक वाक्य में उन्होंने परिप्रकाश किया था अंग्रेजी में। वो वाक्य क्या था? उन्होंने लिखा था कि if Gandhi gave a moral purpose and mass dimension to freedom struggle, Nehru gave a socialist and economic dimension, and Ambedkar gave a challenging social and democratic dimension. तो इसका हिंदी में इसका अर्थ है, अगर गांधी ने हमारा आज़ादी का संघर्ष को अगर एक नैतिक और लोगों का स्ट्रेंथ में
उनका बल पे आगे बढ़ाया, तो नेहरू ने एक सोशलिस्ट, समाजवादी और आर्थिक दृष्टिकोण दिया या दृष्टि दिया, और अंबेडकर ने एक गणतांत्रिक और सामाजिक सोच का आह्वान उन्होंने दिया। तो ये जो है तीनों को उन्होंने जोड़ा था, तीनों को उन्होंने सिंथेसाइज किया था, इकट्ठा किया था। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम अगर देखेंगे अभी जो भारत है, आप किसी भी कोने पे जाइए, अंबेडकर के ऊपर इतना चर्चा हो रहा है, अंबेडकर का आइडियाज इतना मतलब लोग उद्धृत कर रहे हैं। ये तो उन्होंने लिखा था कि मैं जो लिख रहा हूँ, अंबेडकर ने ये लिखा था। उन्होंने भवभूति को कोट किया था, पोएट भवभूति। मैं जो लिख रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा, ये चीज मैं जो लिख रहा हूँ उसके ऊपर लोग ध्यान देंगे। अच्छा, मेरा पास वो एग्जैक्ट कोट है। अच्छा, तो ये अभी ये युग आ गया, और देखिए कोई भी डिस्कशन अंबेडकर के बिना नहीं होता। सो मुझे आपने ये जो आपका मंच से ये एक मौका दिया, इसलिए मैं आभारी हूँ। तो हम डिस्कशन को शुरू कर सकते हैं। आपने जो कहा कि अंबेडकर, जो मेरा आर्टिकल जो आपने पढ़ा था कि अंबेडकर ने कहा ये संविधान को मैं जला दूंगा, ये कब का? 1950 कौन सा आपके ये पास आर्टिकल है? 1953 1953 में राज्यसभा में एक बहस के दौरान उन्होंने हाँ कहा था। अच्छा सर, हाँ, आपका बहस के आर्टिकल कौन सा था जो के आर नारायणन जी को पसंद आया? वो थोड़ी जानकारी मिल जाए तो अगर उपलब्ध हो तो दर्शक उसे भी पढ़ सकते हैं। नहीं नहीं, मेरा एक्चुअली वो एक ऑफिशियल काम था। ओके ओके ओके। हाँ, ये काम जी। ऐसे था, ये था कि मुझे अभी भी याद है, 5 अगस्त 1993, उस दिन 2 बजे फोन आया सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा, मेरा जो बॉस थे डायरेक्टर, उनके पास फोन आया, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, कि चेयरमैन साहब के आर नारायणन साहब, उनको एक स्पीच चाहिए, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ आंदोलन के ऊपर एक स्पीच चाहिए। तो और उन्होंने ये भी आदेश था कि उस स्पीच को बना के 6 बजे तक चेयरमैन का रेसिडेंस में पहुंचा दीजिए। 2 बजे फोन आया, 6 बजे तक चाहिए था, 4 घंटे में। अच्छा, मैंने मेरे जो डायरेक्टर है उनके पास ऐसे ही चला गया उनका कमरे में। तो मैंने देखा वो बड़ा घबरा के बैठे हुए है, और भारी उनका जो है मुंह में प्रतिफलित हो रहा था उनका घबराहट। ऐसे, सर क्या हुआ, आप काफी वरीड लग रहे हैं, तो चिंतित लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो यार, अभी 2 बजे फोन आ रहा है सेक्रेटरी जनरल का, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ आंदोलन के ऊपर एक स्पीच चाहिए चेयरमैन साहब का, और बोल रहे कि सीधा बना के 6 बजे तक चेयरमैन के घर पे, 6 मौलाना आजाद रोड उस वक्त था, वहां पहुंचाने के लिए। तो बोले क्या, तो आप बना रहे हैं इसे? नहीं, मैं कैसे बनाऊंगा, मैं तो ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ। तो मैंने बोला सलाई प्रिपेयर, सलाई मेक ए ड्राफ्ट। उन्होंने कहा कर पाओगे? मैंने हाँ कर पाएंगे। तो मैं मेरे कमरे में आ गया, सीट पे आ गया, और 4:30 बजे तक मैंने ड्राफ्ट बना के दे दिया। हाँ, 2 घंटा 2.5 घंटे के अंदर दे दिया। इसके बाद उन्होंने थोड़ा सा कुछ करेक्शन किया और भेज दिया, 6 बजे से पहले चला गया। अच्छा, जब कुछ दिनों के बाद उस फाइल वापस आ गया, तो नारायणन साहब एक अच्छा कमेंट दिए थे। नारायणन साहब, के आर नारायणन साहब, वो खुद अपना स्पीच लिखते थे, उनके लिए कोई स्पीच राइटर, लेकिन स्पीच राइटर का ऊपर निर्भर नहीं करते थे। लेकिन वो बोलते थे कि मुझे एक वेल रिसर्च्ड ड्राफ्ट स्पीच चाहिए, थोड़ा अच्छी तरह गवेषणा करके एक ड्राफ्ट बना के दे दो। तो मैंने वो जो फाइल वापस आया, उसमें नारायणन साहब अपना हाथ में लिखे थे कि मैं ये स्पीच से थोड़ी 1-2 पॉइंट लिया, लेकिन ये स्पीच जो है अच्छा अंग्रेजी में लिखा गया है,
it is a good draft written in fine English. Even though I took a bit from it, it is a good draft written in fine English. तो हमारा सेक्रेटरी जनरल काफी खुश हो गए कि हमने इतना स्पीच पहले भी दिया था, कभी उन्होंने तारीफ नहीं किया, तो ये पहली बार एक स्पीच में तारीफ कर रहे थे। और सेक्रेटरी जनरल ने उनको बोला, सर आप पहली बार एक स्पीच में इतना अच्छा तारीफ किए, और आपका कुछ लोग, क्योंकि 1 साल उनका हुआ था वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर का, तो उन्होंने कहा सर उन्होंने कहा आप काफी लोगों को ट्राई किया स्पीच काम के लिए, रिसर्च काम के लिए, और सबको आपने निकाल दिया। और ये मिस्टर साहू ने लिखा है, ये जो आपने तारीफ किया, तो सलाई पोस्ट मिस्टर साहू एट योर रेजिडेंशियल ऑफिस, आप साहू को मैंने पोस्ट कर दूं आपके साथ? उन्होंने कहा हाँ भेज दो, भेज दीजिए। तो मेरा पोस्टिंग हो गया। और ऐसे ही इसके बाद मैंने जिस दिन पोस्टिंग हुआ उनसे मेरा सीधा मुलाकात भी कर दिया। मैं आश्चर्य हो गया क्योंकि मैं बड़ा जूनियर ऑफिसर था। तो मैंने बोला सर, पहला मीटिंग में उन्होंने कहा आई वांट योर हेल्प, मैं तुम्हारा हेल्प चाहिए। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वॉज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू चाइना एंड अमेरिका, इतना हम्बल है, और उनका बैकग्राउंड जो है बड़ा हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आई वांट योर हेल्प इन ड्राफ्टिंग मैसेजेस और राइटिंग फॉरवर्ड्स टू द बुक्स। सो देन ही सेड आई एम हैप्पी दैट यू हैव जॉइंड। उन्होंने हमारा मीटिंग समाप्त करने जा रहे थे, फिर मैंने तुरंत उनको बोल दिया, सर मैं जब जेएनयू में पढ़ रहा था, बिकॉज वो जेएनयू का वाइस चांसलर भी थे, तो उस वक्त हाँ जेएनयू का वीसी थे मैं जब जेएनयू में ज्वाइन किया 79। अच्छा, तो मैंने बोला सर मैं आपका एक पुराना आर्टिकल 67 में आप लिखे थे, नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में, मैं उसको पढ़ा हूँ। तो वो बड़ा खुश हो गए। तो उन्होंने कहा मैं जब डेप्यूटी सेक्रेटरी था वो आर्टिकल लिखा था, और मैंने प्राइम मिनिस्टर नेहरू को दे दिया, वो आर्टिकल दिखाने के उनको दिखाने के लिए दे दिया। और उनका ऑस्ट्रेलिया में पोस्टिंग हो गया के आर नारायणन साहब का। और जो पोस्टिंग जब ऑस्ट्रेलिया में थे, नेहरू का डेथ हो गया, तो उन्होंने कहा क्या वो आर्टिकल शायद कोई कुछ आर्टिकल किसके हाथ आएगा, पता नहीं क्या होगा आर्टिकल का। तो उन्होंने आर्टिकल भेज दिया इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, तो छप गया। इसके बाद मैं जब स्टूडेंट था, पढ़ा था, तो उन्होंने कहा कि सर आपका आर्टिकल में आपने लिखे थे कि डेमोक्रेसी जो इंडिया में अभी है वो सिर्फ ब्रिटिश से हमने कॉपी नहीं किया, ये हमारा डेमोक्रेसी फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ, आज़ादी का संघर्ष, वो आज़ादी का संघर्ष से आया। ये जो इंसाइट आपने दिया है, क्योंकि हमारा मन में था कि ब्रिटिश से कॉपी हमने किया, ब्रिटेन से, लेकिन आपने एक जो सोच दिया वो सोच मुझे काफी प्रभावित किया। तो बड़ा खुश हो गए। तो उन्होंने कहा तुम मेरा आर्टिकल पढ़े हो, और एक दो आर्टिकल भी जिक्र मैंने किया, तो उसने बोला कि यू आर द बेस्ट पर्सन टू हेल्प मी, मुझे। हाँ, तो इसके बाद मैंने काम किया, मैं देखा इतना रिसर्च करने का बेंट ऑफ माइंड उनका है, गांधी के ऊपर, अंबेडकर के ऊपर, पर्टिकुलर अंबेडकर जी के ऊपर। सो मैं कंटिन्यू किया। जब उन्हें राष्ट्रपति बन गए, मुझे भी राष्ट्रपति भवन ले लिया, और इसके साथ मेरा भी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हुआ। नहीं तो मैं जिंदगी में इतना सारे कभी कभी मौका नहीं मिलता पढ़ने के लिए। सो ऐसे हुआ। तो जी सर, बहुत अच्छा लगा आपने जो बताया, और मैं दर्शकों को सबको कहूंगा कि ये हमें सीख लेनी चाहिए सर के जीवन से, कि किस तरह से जो बुद्धिमत्ता होती है उसका आप विकास करें, क्योंकि कहीं भी किस पल पर बुद्धिमत्ता की जरूरत पड़े आपको नहीं पता। तो सर, आज के विषय पे आते हैं। इस बारे में थोड़ा सा, जो विषय आज का, कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के बारे में जो कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि हाँ। मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो संविधान जलाऊंगा, एक बहस में कहा था, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, उनको जो चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी वो बनाने के लिए महात्मा गांधी का रोल था। मैं ये पृष्ठभूमि थोड़ा बता देता हूँ। जब हमारा संविधान
बनने के लिए सारे प्लान हो रहा था, कार्यक्रम हो रहा था। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सारे बड़े बड़े नेता उस वक्त का, आज़ादी का बाद हमको जब आज़ादी मिलने का तय हो गया था, तो उन्होंने कहा कि संविधान बनाएगा कौन, ड्राफ्ट कौन करेगा। तो जवाहरलाल नेहरू का दिमाग में था कि वो ब्रिटेन से आइवर जेनिंग्स को बुलाएंगे। आइवर जेनिंग्स बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट था। ओके, तो फिर ये गांधी जी को जब मालूम हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ये आइवर जेनिंग्स को बुलाने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो गांधी जी ने बोला, अरे आइवर जेनिंग्स क्यों, हमारा पास ऐसे बड़े विद्वान आदमी बहुत सारे लोग हैं, और उनमें से तो अंबेडकर है। तो नेहरू ने बोला, अंबेडकर, अंबेडकर को अंबेडकर तो कांग्रेस के खिलाफ है। तो गांधी ने बोला, हम तो संविधान कांग्रेस के लिए थोड़ी बना रहे हैं, संविधान देश के लिए बना रहे हैं, तो देश के लिए अंबेडकर का सर्विसेज यूटिलाइज किया जाए। तो गांधी का बात मान लिया जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद उनको ड्राफ्टिंग कमेटी में भेजा। ड्राफ्टिंग कमेटी में भेजने के बाद उनको चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया। तो देखिए, सबसे बड़ा काम अगर इतिहास में, भारत के इतिहास में हुआ, और ये सबसे बड़ा सम्मान अगर अंबेडकर को मिला, वो है चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। क्योंकि भारत का संविधान पहले कभी था ही नहीं। इतिहास में पूरा देश को शासन करने के लिए सॉरी कोई संविधान था ही नहीं। तो पहली बार संविधान देश के इतिहास में बन रहा था। और ये दायित्व दिया गया बी आर अम्बेडकर बी आर अम्बेडकर जी को। जब उन्होंने संविधान को जिस तरह उन्होंने एक एक आर्टिकल उसको जो उन्होंने व्याख्या किया संविधान सभा में, उससे पता चलता है कि अम्बेडकर, उन्होंने खुद बोला था कि मैं जो है अभी संविधान सभा में आया था, मेरा सिर्फ एक मकसद था कि जो दलित है उनका इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। उन्होंने अंग्रेजी में बोला था, आई केम हियर एज ए लीडर ऑफ ए वारिंग फैक्शन। हम सारे वारिंग, जो अपने अंदर युद्ध कर रहे थे, बहुत सारे फैक्शन थे, गोष्ठी थे, वो गोष्ठी का एक लीडर होके आया था। मैं सोचा मेरा पक्ष में रखूंगा, जो है दलित का पक्ष, जो शोषित वर्ग का पक्ष। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है कि सिर्फ हम एक पक्ष का बात नहीं, पूरा देश का भविष्य, अभी जो समाज का जो स्थिति है, उसके ऊपर हमने सोच के ये संविधान बनाया। तो उन्होंने जब संविधान बना दिया, और पूरा संविधान जब बनाया, ग्रेनेबल ऑस्टिन, ब्रिटिश अमेरिकन एक्सपर्ट ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने बाद में लिखा कि भारत का जो संविधान सभा बना और संविधान बनने के लिए जो कोशिश हुआ, इतिहास में सेकंड ऐसा कोशिश हुआ था भारत, पूरा दुनिया के इतिहास में। और पहला इतिहास पहला कोशिश कहाँ था, क्या कहाँ हुआ था, वो अमेरिका में जब 1777 में हुआ था। This is the most important attempt to make a constitution in the history of constitution making. तो ये जो इतिहास में अमेरिकन एक्सपर्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेनेबल ऑस्टिन में जो बोला था, तो इसका मतलब है अंबेडकर की जो कोशिश के वजह से भारत पूरा दुनिया के इतिहास में सेकंड टाइम ऐसे कोशिश हुआ। क्योंकि ये जो देश था, ये जो समाज था, उसमें जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे कितने विविधता, कितना विभाजन हुआ था, असमानता, विषमता कितना अभी भी है। तो ये संविधान में एक स्ट्रोक में सबको एक बना दिया, सब एक अधिकार, उनका सबका समान अधिकार होगा, सारे समान है। ये एक इतिहास सृष्टि हुआ। उस वक्त मेरा जेएनयू का प्रोफेसर प्रभात पटनायक,
उन्होंने एक लेक्चर में बोला था, जब संविधान बन रहा था वो उनका गांव में उड़ीसा में जब सबको वोटिंग राइट मिला, तो प्रोफेसर प्रभात पटनायक उन्होंने बोल रहा था उनका गांव में ब्राह्मीण लोगों ने सारे बोला, अरे ब्राह्मण ब्राह्मण का एक जो वोटिंग अधिकार है वो दलित का भी होगा, ऐसे कैसे हो सकता है। उस वक्त ये प्रभात पटनायक उनका एक स्पीच में बोला था, ब्राह्मण लोगों ने बोला कि अरे हमारा वोटिंग अधिकार सेम वोटिंग अधिकार दलित का भी होगा, ये कैसे हो सकता है। तो ये जब जब संविधान बन रहा था इसे प्रतिवाद ये होता था कि सारे समान कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मण होता है, दलित दलित होता है, शूद्र शूद्र होता है। ये जो कास्ट रिडन सोसाइटी में पहली बार सबको समान अधिकार दे दिया, ये सबसे बड़ा उपलब्धि था पृथ्वी का इतिहास में, भारत के इतिहास में। तो जब संविधान बना और ये बहुत कम समय भी बना, दो साल 11 महीना 17 दिन, 3 साल के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, सो इसके बाद अंबेडकर 1953 में एक डिबेट जो हो रहा था राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आई विल बॉर्न दिस कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि मुझे जो कहा गया मैं किया, ऐसे बोल दिया। लेकिन 2 साल के बाद 1955 में, ये जो उनका देहांत के कुछ महीने पहले, उनको जब बोला गया, अरे आपने तो संविधान का जलाने के लिए बोला था। नहीं नहीं, ही सेड नो, दिस इज एन एक्सीलेंट कॉन्स्टिट्यूशन. You know what the constitution has drafted, an excellent constitution. We have to make it work. उसको हम कार्यान्वित करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर उनको कोई मेंबर ने बोला, अरे आपने तो बोला था ये जलाने के लिए, अभी बोल रहे हो एक्सीलेंट। तो उन्होंने एक व्याख्या दिया, हमने तो एक मंदिर बना दिया था, और मंदिर जब बना दिया हमने सोचा कि देव या देवी आके वहां रोकेंगे, या देव के लिए, देवता के लिए बनाया, लेकिन देवता की जगह हम देख रहे हैं कि सारे राक्षस आ गए हैं। तो बिकॉज राक्षस आ गए हैं मंदिर के अंदर, इसीलिए मैंने बोला कि ये मंदिर को मैं तोड़ डालूंगा। इसीलिए मैंने बोला कि संविधान जो है एक मंदिर जैसा है, और अगर हम राक्षस ये मंदिर को कब्जा कर लेंगे, संविधान को कब्जा कर लेंगे, तो इसीलिए मैंने बोला वो ये उसको तो तोड़ डालूंगा, ये जला दूंगा। लेकिन ये एक्सीलेंट कॉन्स्टिट्यूशन है। सो उन्होंने ये जो अंबेडकर का 53 का उन्होंने जो बोला था कि मैं संविधान को जला दूंगा, ये बहुत सारे लोग वो पारा को ही यूज करते हैं कि अंबेडकर खुद बोला था ये संविधान खराब है, संविधान जला देंगे। लेकिन 55 में क्या बोला था वो नहीं, कोई जिक्र नहीं कर। तो ये है हमारा जो एक हाफ ट्रूथ, अर्ध सत्य के बेसिस पे लोग संविधान को समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे संविधान बना, आरएसएस ने तो बोला था कि ये संविधान देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये मनुस्मृति को बेसिस पे नहीं बनाया है। सावरकर ने भी बोला था, विनायक दाव सावरकर, ये मनुस्मृति हमारा संविधान है, ये संविधान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये अंबेडकर ने जो बनाया, अभी अभी क्या, जब संविधान बदल देंगे, जो हमारा पास 400 पार आ जाएगा 2024 में, ये जब बात हुआ, लोगों ने आगे नहीं, हम संविधान को रक्षा करेंगे। और जो पार्टी बीजेपी का लीडर्स बोल रहे थे, जो कंटेस्ट कर रहे थे इलेक्शन, इसके बाद अमित शाह जी को आगे आना पड़ा, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को आगे आना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये भी बोल दिया कि अंबेडकर आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज कर सकते। और अमित शाह बोले नहीं, हम सेकुलरिज्म को भी नहीं हटाएंगे। सेकुलरिज्म के बारे में इतना घटिया घटिया बात सारे बीजेपी लीडर्स बोल रहे थे। लेकिन उस वक्त जब देखा कि लोगों के अंदर एक जागरूकता आ गया है कि संविधान को बचाना है, अंबेडकर तो अभी घर घर में, बहुत सारे घर में, दफ्तर में
उनका जो प्रतिमूर्ति है, उनका जो पिक्चर है, फोटो है, तो ही इज नाउ बीइंग वर्शिप्ड एज ए गॉड, अंबेडकर। सो ये जो चिंताधारा, ये जो सोच पैदा हुआ है कि संविधान को बचाना, क्योंकि संविधान को आप निकाल दीजिए, भारत खंड खंड हो जाएगा, भारत पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। तो अगर हमको इकट्ठा कुछ किया है ये संविधान, सो इसीलिए ये जो अंबेडकर का उन्होंने 53 में बोला था जो जला दूंगा संविधान, लेकिन 55 में बोला था नहीं ये बेस्ट संविधान। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। मेरा आर्टिकल में जो लिखा है वो आर्टिकल आप शेयर कीजिए सबके साथ। जी, वो आर्टिकल में, और आपने ये भी बताया कि 1953 में जो उन्होंने बोला था उसका भी एक कारण था कि गवर्नर को पावर नहीं दे रही थी सरकार, और वो चाहते थे। और लोगों को मैं बता दूं कि गवर्नर को पावर मिलने से, अगर आप सबको मैं कहूंगा कि आप लेफ्टिनेंट जनरल जे जैकब जी की किताब पढ़िए कि जब वो गवर्नर थे गोवा के, तो गोवा के गवर्नर रहते हुए उन्होंने दो क्षेत्रों को चुना जहां पर उनको वन्य जीवन बचाना था। लेकिन वहां के राजनेता नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन उनके इच्छा के विरुद्ध जाकर उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि गोवा के इन क्षेत्रों का वन्य जीवन बचे। ऐसे बहुत सारे फैसले जो गवर्नर्स आज लेते हैं मजबूती से देश के पक्ष में, वो गवर्नर की जो शक्ति थी वो उस शक्ति पे बहस हो रही थी कि गवर्नर को वो शक्ति मिले या ना मिले। ये भी सर ने अपने आर्टिकल में बताया है, आप सर्च करेंगे तो वो आर्टिकल आपको पूरा मिल जाएगा। अच्छा, मैं थोड़ा बता देता हूँ। एक्चुअली उन्होंने बोला था कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट बन रहा है, भाषा आंध्र प्रदेश, भित्तिक उन्होंने जो माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज के हाँ लिए हाँ, कहा था, आंध्र एग्जैक्टली प्रदेश का बिल एग्जैक्टली। था। तो उन्होंने कहा कि जो भाषा भित्तिक जो राज्य बन रहा था उस वक्त, और पहला राज्य भारत की आज़ादी के बाद 51 में बना, 53 में, सॉरी 51 या 53 में, 53 में बना। उड़ीसा तो पहले आजाद आजादी से पहले 36 में भाषा भित्तिक राज्य बन गया था। 1936 अप्रैल 1 उड़ीसा पहला स्टेट था, सिंध भी बन गया था। आजादी के बाद पहला राज्य जो बना वो आंध्र प्रदेश। अच्छा, तो मद्रास प्रोविंस से अलग उसको बनाया। तो उन्होंने कहा कि जो भाषा भित्ति के हो जाएगा आंध्रा में, उन्होंने ये भी कहा कि आंध्रा में जो है कम्मा जाति का लोग है, रेड्डी जाति का लोग है, कापू जाति का लोग है, उनके पास धन संपत्ति है, उनके पास शिक्षा है, उनके पास पॉलिटिकल पावर है, उनके पास जमीन जायदाद भी है। तो बाकी जो दलित है, बाकी उनको बोला वो माइनॉरिटीज है। दलित जो कम संख्या में है, ये सारे कास्ट को मिला देंगे तो ये लोग जो है, ये जो माइनॉरिटीज जो दलित है, माइनॉरिटीज में जो अल्पसंख्यक मुस्लिम से, उनको ऊपर तो शोषण होगा, उनको ऊपर अत्याचार भी कर सकते हैं। इतना पावर स्टेट को मिल जाएगा। तो जो गवर्नर जो अपॉइंटमेंट किए हुए, गवर्नर को एक स्पेशल पावर दिया जाए, जो कि ये अल्पसंख्यक, वो दलित, बाकी छोटे छोटे कास्ट है जो कास्ट हायरकी के नीचे पे है, मुस्लिम से क्रिश्चियन है, उनको रक्षा कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त का जो लॉ मिनिस्टर था, इसे मिस्टर अम्बेडकर, आपने संविधान बनाया और अभी बोल रहे हो कि गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर भी दिया जाना चाहिए। तो इसका मतलब संविधान चेंज करना पड़ेगा। सो संविधान जो आपने बनाया आपने रिजेक्ट कर दिया क्या? कैसे हो सकता है? संविधान तो अभी कुछ साल पहले बनाया। इसे नो, आई विल बर्न दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान में जला दूंगा। अच्छा, फिर 53 में, 55 में उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये संविधान को ठीक सरा, उन्होंने जो व्याख्या बोला कि संविधान जैसे एक मंदिर बनाते हैं, संविधान बना दिया, लेकिन मंदिर में अगर राक्षस आ जाएंगे देवता की जगह, तो संविधान उसको तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कैसा, और कोई बोला कि अरे मंदिर को तोड़ेंगे क्यों, राक्षस को हटा दीजिए मंदिर से। तो उन्होंने कहा अभी जो राक्षस और देवता के बीच जो युद्ध जो भी हुआ है, जो देवता हारे हैं। तो देखिए, तो इसका मतलब ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के अंदर जो आके पावर जो कैप्चर कर रहे हैं, पावर को पकड़ लेते हैं, तो छोड़ते नहीं है। अभी जो जैसे हो रहा है,
कोई रिजाइन करने नहीं के आगे आता है। जब इनको कितना सारे, अभी देखिए ये जो मध्य प्रदेश का एक कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने जो उसको कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर इतना घटिया बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट भी उनका क्षमा याचना ग्रहण नहीं किया, तो उसको बोला नहीं, इसको उनका गद्दी से हटाना चाहिए, गद्दी से उनको बोलो हटाए, नहीं हटा नहीं रहा है बीजेपी। तो इसका मतलब है, तो अंबेडकर का जो उन्होंने एक मेटाफर दिया था कि राक्षस आके बैठ गए, राक्षस को हटाना मुश्किल होगा, राक्षस को हटाना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए तो अभी जो है संविधान को बचाने के लिए कितना कोशिश हो रहा है, और संविधान का 75 साल जब हो गया, अभी राहुल गांधी संविधान हाथ में लेके बोल रहे हैं कि ये हमको बचाना है, इसके ऊपर खतरा है। अच्छा, ये जो है, ये हमारा गणतंत्र में जो 75 ईयर्स जो संविधान बन गया, 75 ईयर्स का आज़ादी का बाद काफ़ी साल हो गया, तो ये दर्शाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अम्बेडकर जो बात कर रहे थे, उनका सबसे शेष भाषण जो था संविधान सभा में, उन्होंने कहा कि संविधान तो बना दिया है, लेकिन संविधान को काम करने के लिए हमको चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट ए नेचुरल सेंटिमेंट, कल्टिवेट करना पड़ता है। जिसे हमको अच्छा पढ़ाई करने के लिए, अच्छा खेत में फसल उपजाने के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा, खेती करना पड़ेगा, बहुत सारे बाकी काम करना पड़ेगा। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, अभी संविधान, अभी देखिए कितना लोग किसी भी आंदोलन में प्रियम्बल पढ़ रहे हैं। पहले कब कौन पढ़ रहा था? जिंदाबाद मुर्दाबाद आंदोलन होता था। अभी जो एनटीसीए मूवमेंट हुआ, प्रियम्बल पढ़ना शुरू किया। अभी कर्नाटक में गवर्नमेंट बोला प्रियम्बल पढ़ना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी कर दिया, बाध्य कर दिया है। तो संविधान के ऊपर जो लेख है, संविधान के वजह से ये हमारा देश इकट्ठा रखा गया है। सोवियत यूनियन तो 75 ईयर्स के अंदर तो टूट गया, लेकिन हम तो आगे बढ़ रहे हैं। और चैलेंजेस है, लेकिन चैलेंजेस को संविधान की जरिया से ही हम मानते रहे। और अम्बेडकर का बड़ा स्लोगन क्या था? एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। सर थोड़ा सा शिक्षा। समय समय यहाँ पे खत्म हो रहा है इसका टाइमर। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि ये तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन आप आगे भी हमारे चैनल पर आइए और हम इस विषय पे आगे चर्चा रखेंगे, अगर आपके पास समय हो तो। दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हमारे साथ इस कार्यक्रम में माननीय श्री एस एन साहू जी थे, और इनके साथ हम और आगे भी कार्यक्रम करेंगे। और इस विषय पर मैं अफसोस चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसकी लिमिट खत्म हो रही है। तो इस विषय को हम आगे जारी रखेंगे अगले कार्यक्रम में, यदि सर हमें और समय देते हैं तो सभी दर्शकों को श्योर श्योर श्योर। देखने के लिए सर आपका धन्यवाद। और यदि आप थैंक यू सो मच। ये चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी की पुस्तकें, मेरा नंबर है 8527533051, 8851188170। हमारी वेबसाइट भी NSPMart.com।